बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से सॉइल इरोजन होता है, कितने तरीके से सॉइल इरोजन हो सकता है और किस तरह से सॉइल इरोजन को कंजर्व कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में डिस्कस किया था। देखिए सॉइल इरोजन की डेफिनेशन क्या है। सॉइल इरोजन का मतलब है रिमूवल एंड डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द मेन सॉइल प्रोफाइल। अब हम सॉइल प्रोफाइल पूरी पढ़ ही चुके हैं। सॉइल प्रोफाइल में हमने डिफरेंट होराइजन देखे थे, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन देखा था हमने, ठीक है। तो इसमें अगर ये पूरा जो टॉप सॉइल होती है, जो ए होराइजन वाली सॉइल है, ठीक है, ये वाला टॉप सॉइल अगर निकल गया सॉइल प्रोफाइल से, डिटैच हो गया, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन और इससे सॉइल की प्रोडक्टिव कैपेसिटी अफेक्ट होती है। अब एक स्कॉलर थे, ज्योग्राफर थे स्ट्रॉलर, उन्होंने सॉइल इरोजन को ऐसे डिफाइन किया है कि इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अब जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन से हैं, जो हमने जियोमॉर्फिक एजेंट्स ऑफ इरोजन पढ़े थे ना, जिसमें कि हमने रिवर, रनिंग वाटर मतलब रिवर, हमने उसमें विंड करा था, हमने कोस्टल वेव्स करा था, हमने ग्लेशियल आइस करा था, ये सारे एजेंट्स ऑफ इरोजन थे, ठीक है। तो इनके कारण नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सॉइल इरोड हो सकती है, जैसे विंड के थ्रू टॉप सॉइल अगर रिमूव हो गई, बट इंटरवेंशन बाय मैन एक्सेलरेट्स द प्रोसेस। तो अब मैन के इंटरवेंशन से ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है। जैसे कि अगर आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, वो मैन ने किया है, उसके बाद बारिश हो गई और रनिंग वाटर ने पूरी टॉप सॉइल हटा दी, तो नेचुरल प्रोसेस जो है जियोमॉर्फिक एजेंट्स वो तो कर रहे हैं सॉइल इरोजन, मगर ये एक्सेलरेट कौन करता है, ये मैन एक्सेलरेट करता है टू द एक्सटेंट दैट रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स एंड लॉस ऑफ क्वालिटी इज मोर देन द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। अब इतना लॉस हो जाए टॉप सॉइल का या जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, टू द एक्सटेंट कि इट इज़ मोर देन द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, जो नेचुरल तरीके से जो सॉइल रिप्लेनिश होती है उससे कई ज़्यादा रेट से अगर सॉइल रिमूव हो गई तो हम उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। सच एग्रेवेटेड वर्क ऑफ मैन इज टर्म्ड एज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन जो है दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एक इरोजिविटी और एक इरोडेबिलिटी। इरोजिविटी मतलब है कि पावर ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जैसे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की या विंड की या स्ट्रीम कोई रिवर है, इनकी जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से विंड चल रही है, अब तेज़ी से विंड चलेगी, तेज़ी से पानी बहेगा तो डेफिनेटली इरोजन ज़्यादा होगा। तो एक हो गया इरोजिविटी, कितनी एनर्जी है उस जियोमॉर्फिक एजेंट ऑफ इरोजन के पास। दूसरा है इरोडेबिलिटी, जो चीज़ इरोड हो रही है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर इन द सेंस स्ट्रक्चर या जियोलॉजी कैसी है। अगर सॉइल पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट है, क्लेई सॉइल है सपोज, क्लेई सॉइल क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट होती है, अगर वो कॉम्पैक्ट है, कोहेसिव है, बिल्कुल पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, तो चाहे कितनी भी काइनेटिक एनर्जी हो तो भी मुश्किल होगा सॉइल को इरोड करना। बट अगर सैंडी सॉइल है, पार्टिकल्स बिल्कुल डिटैच्ड है, बिल्कुल जो रेत होती है, जैसे थार डेजर्ट में आप जाएंगे वो रेत है बिल्कुल, तो वहाँ वो सैंडी सॉइल है, अब वहाँ हल्की सी भी विंड चलेगी तो भी टॉप सॉइल इरोड हो जाएगी। तो एक होता है इरोजिविटी, एक होता है इरोडेबिलिटी, ठीक है। तो इरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इरोजिविटी, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, एंड इरोडेबिलिटी, जो इरोड हो रहा है जो सॉइल, उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब इरोजन जो है नेचुरल भी हो सकता, नेचुरल तरीका होता है, जैसे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं उसके साथ इरोड हो जाएगा सॉइल, टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी। एक्सेलरेटेड इरोजन कैसे हो सकता है कि बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ रिवर बह रही है, विंड काफ़ी तेज़ चल रही है, या ग्लेशियल आइस मूव कर रही है नीचे, या कोस्टल वेव है, तो इसके कारण ये इरोजन का प्रोसेस जो है एक्सेलरेट हो जाता है। तो अभी तो हमने इरोजिविटी और इरोडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा। अब जो प्रिंसिपल्स होती हैं सॉइल इरोजन की, ये इस तरह से होती है कि देखिए 3 प्रिंसिपल होती है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके, इसका मतलब ये है कि एज द प्रोसेस और एजेंट्स ऑफ इरोजन एक्ट अपॉन सॉइल देयर इज एन एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ क्वालिटी एंड फॉर अ जनरल सॉइल डिग्रेडेशन। तो यहाँ क्या होता है कि देखिए जैसे ही प्रोसेस और एजेंट ऑफ इरोजन जो होते हैं वो सॉइल पर एक्ट करते हैं, तो जो सॉइल की क्वालिटी है वो एक्सपोनेंशियल रेट से रिड्यूस होती है, ठीक है। मगर अगर जनरल सॉइल डिग्रेडेशन तो जनरली अगर सॉइल की क्वालिटी कम हो रही है, अगर जनरल सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है तो 15 to 30 ईयर्स फॉर हाफ डिग्रेडेशन लगभग लग जाएगा। ये आपको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करवा रही हूँ, बट जस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल हॉलिस्टिक वे में समझ में आ जाए। ये प्रिंसिपल स्ट्रॉलर ने दी थी। फिर एक होता है ग्रेन साइज प्रिंसिपल, इसमें ये है कि अगर ग्रेन साइज जो है 0.2 mm है सॉइल का, ठीक है, तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। इफ ग्रेन इज लेस देन दिस, सॉइल इरोजन प्रोपोर्शनली डिक्रीजेज बिकॉज देर इज ग्रेटर बॉन्डिंग या कोहेसिवनेस।
देखिए एक थ्रेशोल्ड साइज है, अगर 0.2 mm ग्रेन साइज है तो सॉइल इरोजन मैक्सिमम होगा। अगर इससे कम होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे बहुत फाइन होते हैं तो वो एक दूसरे के चिपकेंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो उसमें सॉइल इरोजन जो है वो कम होगा। अगर ग्रेन साइज 0.2 से ज़्यादा है तो जो एजेंट ऑफ इरोजन होगा उसकी पावर या उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो पार्टिकल्स को रिमूव कर सके। तो ये ग्रेन साइज पर भी डिपेंड करता है कि जो साइज़ है ग्रेन की, जो सॉइल का ग्रेन है उसकी साइज़ क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस रेट से इरोजन होगा। फिर है गिलबर्ट लॉ, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज़ डबल्ड, अगर स्ट्रीम की वेलोसिटी डबल कर दी तो इरोसिव कैपेसिटी इंक्रीजेस 4 टाइम। अगर कोई रिवर की वेलोसिटी डबल हो गई तो देखिए कितनी तेज़ी से 4 टाइम्स वो इरोजन कर पाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जो इरोजन करके पूरा ट्रांसपोर्ट करेगी जो भी सॉइल को, उसकी ट्रांसपोर्टिंग पावर बढ़ जाएगी 64 टाइम। ठीक है, तो ये जनरल प्रिंसिपल थे, वैसे इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने वो डाली है। इसके बाद अगर हम देखें, अब हम फाइनली सॉइल इरोजन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक इक्वेशन प्रपोज की है कि सॉइल इरोजन E इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन। तो इसका मतलब ये है कि सॉइल इरोजन इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट पर भी डिपेंड करेगा, बारिश तेज़ हो गई या बिल्कुल गर्मी है, एरिड एरिया है, सैंडी सॉइल है तो विंड इरोड कर देगी उसको। ठीक है, पेरेंट रॉक किस तरह का है, क्लेई सॉइल बनेगी तो कॉम्पैक्ट रहेगी, सैंडी सॉइल बनेगी तो अगेन वो इजीली इरोड होगी। टोपोग्राफी कैसी है, हिल है तो लैंडस्लाइड्स होंगी या जो पूरा पानी जो नीचे आएगा उसके साथ टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी। वेजिटेशन तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, आपने रूट्स हटा दिए, वेजिटेशन हटा दी तो आपने रूट्स हटा दिए, रूट्स बाइंड करते हैं सॉइल को तो सॉइल इरोजन होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, अभी हमने देखा कि कितना कोहेसिव बॉन्डिंग है ग्रेन साइज में, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल होगा। एंड लास्ट है ह्यूमन फैक्टर। तो इन जनरल ह्यूमन फैक्टर तो क्लाइमेट को भी इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन फैक्टर टोपोग्राफी को भी इफेक्ट कर सकता है, ह्यूमन फैक्टर वेजिटेशन को हटा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए ये स्ट्रॉलर ने प्रपोज किया था कि अगर नेचुरल डिग्रेडेशन तो लगभग इतना टाइम लेगा, है ना, 30 ईयर्स। ठीक है, मगर अगर ये है नेचुरल डिग्रेडेशन, ये 30 ईयर्स लेंगे। मगर अगर ये वाला जो है, अगर नेचुरल के साथ ह्यूमन इंटरवेंशन कर दिया तो बिल्कुल हाफ टाइम, मतलब 15 साल में ही वो सॉइल डिग्रेड हो जाएगी। और नेचुरली अगर होता, ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं होता तो लगभग 30 ईयर्स लेती। ठीक है, तो अब देख सकते हैं डिग्री ऑफ सॉइल इरोजन कैन बी। अब देखिए पहले हमने देखा सॉइल इरोजन क्या है, फिर हमने देखा कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ सॉइल इरोजन जो है, इट कैन बी लाइट हो सकता है कि टॉप सॉइल इज रिमूव टू सम एक्सटेंट, पूरी टॉप सॉइल नहीं रिमूव हुई है, कुछ हद तक टॉप सॉइल रिमूव हुई है। मॉडरेट हो सकता है, टॉप सॉइल कम्प्लीटली रिमूव हो गई, सॉइल लूजेज इट्स कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर, वो वाटर रिटेन नहीं कर पा रही सॉइल, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन भी काफ़ी हद तक हो गया है, टॉक्सिक हो गई है सॉइल, ये मॉडरेट सॉइल इरोजन है। सीवियर में क्या होगा, गलीज बिकम डीपर। गलीज क्या होती है, हम नेक्स्ट इसी में आगे पढ़ेंगे, गली रिल इरोजन सारा हम पढ़ेंगे इसमें। तो गलीज जो है काफ़ी डीप हो जाती हैं और काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाती है। गली बनना मतलब कि एक बहुत हाई लेवल ऑफ सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट डिप्लीट सीवियरली, क्रॉप सफ़र, नेचुरल वेजिटेशन इज टोटली रिमूव। और एक्सट्रीम में क्या होगा, वो लैंड बिल्कुल बैरन बन जाएगी, इट विल बी डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। तो ये जस्ट लेवल है कि लाइट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है, एक्सट्रीम सॉइल इरोजन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ गली इरोजन और रिल इरोजन जो आप टर्म्स सुनते होंगे, उन सब को हम समझेंगे कि मैकेनिज्म सॉइल इरोजन का होता कैसे है। ठीक है, अब सॉइल इरोजन जो है वाटर के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है, वेव के थ्रू भी हो सकता है, ग्लेशियर के थ्रू भी हो सकता है, वो सारे एजेंट्स ऑफ इरोजन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉइल इरोजन। इसमें हम समझेंगे स्प्लैश इरोजन क्या होता है, फिर हम समझेंगे स्ट्रीम इरोजन, फिर हम समझेंगे शीट इरोजन, फिर हम देखेंगे ये सारे रिल एंड गली इरोजन और बैडलैंड टोपोग्राफी जिसको हम रवाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिल इरोजन देखेंगे, इसके बाद हम विंड इरोजन देखेंगे, वेव इरोजन देखेंगे, ग्लेशियल इरोजन देखेंगे। ठीक है, ये एक बार समझने के बाद हम मास मूवमेंट्स के थ्रू भी जो सॉइल इरोजन होता है वो देखेंगे। ये सारे टर्म्स हम समझेंगे, लहर क्या होता है, सॉइल क्रीप क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, एंड इसके बाद हम एक एक करके फैक्टर्स देखेंगे। और लास्ट में फैक्टर्स देखने के बाद लास्ट में हम देखेंगे कि सॉइल
को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ही, ये तो सारे फैक्टर्स ही चल रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ सॉइल इरोजन पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन में क्या होगा, ड्यू टू रेन ड्रॉप इम्पैक्ट ओवर द डी वेजिटेटेड सर्फेस। डी वेजिटेटेड सर्फेस हो गया मतलब आपने वेजिटेशन वहाँ से हटा दी, अब वो बिल्कुल प्लेन एरिया मतलब वो बैरन एरिया हो गया जिसमें वेजिटेशन नहीं है, टॉप सॉइल बिल्कुल एक्सपोज हो गई। तो जैसे ही पानी पड़ेगा तो वहाँ स्प्लैश इरोजन होगा। जो लूज सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो देखिए ये पानी गिरा है यहाँ से और एकदम से यहाँ ये सॉइल पार्टिकल्स चल के बाहर आएंगे, ठीक है। इट इज़ क्वाइट कॉमन विथ नो प्रोटेक्टिव कवर, रेन ड्रॉप्स कैन स्प्लैश सॉइल पार्टिकल्स अवे। क्योंकि कोई प्रोटेक्टिव कवर है नहीं, पेड़ तो वहाँ है नहीं, वेजिटेशन हटाई दी है, तो रेन ड्रॉप्स जो हैं वो सारे सॉइल पार्टिकल्स को एक तरह से दूर की तरफ सॉइल पार्टिकल्स कैन बी स्प्लैश्ड अवे, इसलिए इसको स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। सॉइल पार्टिकल्स एंड एग्रीगेट्स दैट हैव बीन डिटैच्ड आर ट्रांसपोर्टेड डाउन द स्लोप बाय रन ऑफ वाटर। अब ये सॉइल पार्टिकल्स जो डिटैच हो गए इधर और इधर जो डिटैच हो गए, अब बारिश अगर आ रही है तो ये रेनफॉल जो है वो इनको बहा के ले जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेड डाउन द स्लोप बाय रन ऑफ वाटर, जो सरफेस रन ऑफ होगा वो पानी इसको टॉप सॉइल को यहाँ रिमूव करके ले जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, एट टाइम्स क्या होता है, ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं जो डिटैच जो हटे हैं, प्लग द पोर स्पेसेस इन सॉइल एंड क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इम्परवियस लेयर विच डज नॉट अलाउ इन्फिल्ट्रेशन। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ ये पानी पर्कुलेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पानी एकदम से गिर रहा है, वेजिटेशन वहाँ है नहीं, पानी एकदम से गिर रहा है, तो पानी जैसे गिरेगा तो मिट्टी उड़ेगी जैसे मिट्टी उठेगी एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ से मिट्टी उठी और ये सरफेस रन ऑफ में ये सारी मिट्टी चली जाएगी। दूसरा क्या होगा, जैसे ये सॉइल पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं तो ये क्या है, जो बाकी जो पोर स्पेसेस होंगे सॉइल में उनको प्लग कर देंगे या क्लॉग कर देंगे, और इससे क्या होगा कि वो पूरी एक ऐसी लेयर बन जाएगी सॉइल की कि वो नीचे पानी को पर्कुलेट नहीं करने देगा, एक इम्परवियस लेयर बन जाएगी। तो इन्फिल्ट्रेशन होगा नहीं, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा मतलब क्या होगा, सारा पानी सरफेस रन ऑफ की तरह जाएगा, जो सरफेस पर रन ऑफ होता है, और वो रन ऑफ पूरे मिट्टी को बहा के ले जाएगा। तो ये होता है स्प्लैश इरोजन, एकदम से पानी की बूंदें पड़ी और मिट्टी उसमें से उठती है। नेक्स्ट होता है स्ट्रीम इरोजन, मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर द सरफेस लाइक स्मॉल चैनल्स। अगर बहुत छोटे छोटे चैनल्स हैं, पानी इतना तेज नहीं है, स्ट्रीम्स, रिवर की बात नहीं हो रही है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो होती हैं वो अगर इस तरह से बह रही है, और इसमें क्या होगा कि फिर इसके साथ साथ ये जो भी आसपास की सॉइल होगी उसको भी बहा के ले जाएगी, तो इसको हम स्ट्रीम इरोजन कहते हैं। इस तरह के चैनल्स बनते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ सॉइल, पूरी की पूरी शीट ही आपने हटा दी है फ्रॉम द लैंड सरफेस। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें पूरी की पूरी ये जो शीट है ये पूरी की पूरी नीचे आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। तो ये एक तरह से लेवल है, पहले स्प्लैश इरोजन हो सकता है, फिर वो शीट इरोजन में कन्वर्ट हो सकता है, या स्ट्रीम इरोजन भी हो सकता है। फिर रिल में हम देख सकते हैं ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, ये छोटे छोटे ये है रिल्स। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये है रिल इरोजन। और जब ये बहुत डीप हो जाती है, देखिए ये बिल्कुल डीप इस तरह के हो गए, ये इनमें डेप्थ है, ये डेप्थ है, ठीक है, ये डीप हो गए। आप गूगल में इमेज भी देख सकते हैं रिल और गली इरोजन के। तो जब ये डीप हो जाएंगे, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा ये जो बना रखा है ये डेप्थ है, तो उसको हम बोलते हैं गली इरोजन। और जब एक पूरे सरफेस पर बहुत हाई लेवल पर बहुत ही डीप गली इरोजन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी, या फिर हम उसको बोलते हैं रवाइंस, ठीक है। तो ये हमने ये दिखा रखा है, ये रिल्स, और ये रिल्स कंबाइन होके बहुत डीप हो जाती है, नैरो इस तरह की वो होती है, यहाँ से पूरी सॉइल हट जाती है, पूरी सॉइल हट जाती है। आप देख सकते हैं ये डीप हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये सॉइल हट गई ना यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम गली बोलते हैं। और जब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है गली, तो उसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं रिल्स ओवर अ टाइम डीपन एंड ग्रो टू बिकम गलीज, और अ मेज ऑफ रिल्स एंड गलीज एनगल्फिंग मासिव एरियाज, पूरे एरिया में रिल्स और गलीज ही हो तो उसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, या फिर रवाइंस बोलते हैं। जैसे कि मालवा प्लेटो में चंबल रवाइंस है, यमुना रवाइंस है, शिवालिक्स पंजाब में रवाइंस है, ठीक है। अब रिल के बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए अपर पार्ट में डिफॉरेस्टेशन होगा तभी तो वहाँ सॉइल बिल्कुल एक्सपोज होगी और ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनने लगेंगे। दूसरा क्या है, नो टिलिंग इन लोअर पार्ट। इस लोअर पार्ट को आप ऐसे मत कन्वर्ट करो, यहाँ टिलिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप देख सकते हैं, देखिए पहली बात तो एक यहाँ इसमें स्लोप होनी चाहिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, एक तो स्लोपी सरफेस होना चाहिए। दूसरा ऊपर
डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए। तीसरा, नीचे जो है लोअर पार्ट में आप ऐसा कोई बैरियर इकट्ठा मत करो जिससे कि वो सॉइल वहाँ एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है। तो लोअर पार्ट में आप कोई टिलिंग नहीं करेंगे, ऊपर आप डिफॉरेस्टेशन, लोअर पार्ट में कोई टिलिंग नहीं होनी चाहिए, ऊपर डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, और तीसरा वो स्लोपी सरफेस होना चाहिए, तभी रिल्स बनती है। और रिल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गली में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर रिल और गली का पूरा एक मोज़ेक अगर एक मासिव एरिया में होता है तो उसको हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने ये पूरा जो समझा है ये वाटर के थ्रू है, स्प्लैश, शीट, स्ट्रीम, रिल, गली, बैडलैंड टोपोग्राफी, ये सारा वाटर के थ्रू इरोजन है। विंड इरोजन में क्या होता है, पूरी ड्राई और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे थार में आप जाएंगे, थार डेजर्ट में, तो वहाँ बिल्कुल ड्राई अनकंसोलिडेटेड, आप एक एक ग्रेन्स ऑफ सॉइल की ग्रेन्स को देख सकते हैं वहाँ। तो जब ये पूरा के पूरा सॉइल रिमूव हो जाएगी, विंड के थ्रू होती है, तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। विंड एज एन एजेंट ऑफ इरोजन वहाँ एक्ट करता है। एक होता है इसमें डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, ये हम जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ चुके हैं। डिफ्लेशन क्या होता है, जब विंड जो है वो पूरा एक यहाँ डिप्रेशन टाइप क्रिएट कर देती है, यहाँ से पूरी सॉइल ली और दूसरी जगह जाके इकट्ठी कर दी, ये पूरा ये जो डिप्रेशन बना है इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन हॉलोज। तो ब्लोइंग आउट ऑफ फाइन पार्टिकल्स बाय विंड, तो विंड ने इन फाइन पार्टिकल्स को उठाया और यहाँ डिपॉजिट कर दिया। ये जो डिपॉजिट करते हैं इसको हम बोलते हैं लोएस। ये मैं आपको डेजर्ट लैंडफॉर्म में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं वेव। ये कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए। वेव इरोजन जो है, ड्विंडलिंग वेजिटेशन कवर, पहले तो वेजिटेशन नहीं होनी चाहिए वहाँ कोस्टल एरियाज में, मैंग्रोव्स और टाइडल फॉरेस्ट, अगर इनको हटा दे तो क्या होगा, तो वो जो सॉइल है बीच पर वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। वो टाइड से एक्सपोज हो जाएगी, कोस्टल वेव से एक्सपोज हो जाएगी। अब वेव्स आएगी, सॉइल लेके जाएगी और फिर रिसीड करेगी वेव्स, फिर आएंगी, फिर सॉइल लेके जाएंगी, फिर जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया वेव के थ्रू सॉइल इरोजन। और इसी तरह से ग्लेशियर इरोजन कहाँ होगा, हिमालयाज में। जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो वो अपने साथ नीचे जो उनके टॉप सॉइल होगी, अगर वो लूज है तो उसको रिमूव कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे रेनफॉल हो रही है, ये ओरिजिनल सॉइल लेवल था, जो डैश्ड है ये ओरिजिनल सॉइल लेवल था। अब रेनफॉल हो रही है, पूरी की पूरी ये शीट ऑफ सॉइल इज इरोडेड, ये पूरी की पूरी शीट अब लेवल ये है। पहले लेवल ये जो डैश्ड वाला बना रखा है ये था, ठीक है। तो इतनी पूरी शीट ये रिमूव हो गई है, ठीक है। ये हो गया शीट इरोजन। इसके बाद अगर हम देखें मास मूवमेंट, वैसे तो ये जियोमॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं मेनली, बट मास मूवमेंट का मतलब ये है ग्रेविटी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें कि जो मटेरियल है वो हायर स्लोप से लेकर नीचे स्लोप के हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक मूव करता है। ये मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप ऑफ इरोजन है, इसलिए इनको बोलते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट वर्ड ही मतलब यही है कि बहुत ही मासिव लेवल पर मूवमेंट होता है। इनके भी डिफरेंट नाम होते हैं क्योंकि सॉइल इरोजन इनके थ्रू भी होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ भी डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। लहर होता है जब वॉल्केनिक डस्ट सैचुरेटेड विथ वाटर मूविंग डाउन स्लोप। अब सपोज ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यहाँ इसमें काफ़ी सारी डस्ट निकली, और अगर सपोज यहाँ बारिश हुई तो वॉल्केनिक डस्ट जो सेटल हुई प्लस पानी जो आ रहा है बारिश के कारण, अगर ये पूरा डाउन स्लोप मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं लहर, ठीक है। सॉइल क्रीप क्या होता है, डिफॉरेस्टेड माउंटेन जनरली सॉइल क्रीप होता है। तो होता क्या है, देखिए अगर ये पूरा सॉइल कवर है, अब इसमें पूरा पानी से सैचुरेटेड ये सॉइल है, ये इसमें पूरी तरह से पानी से सैचुरेटेड है, तो ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी ये नीचे धीरे धीरे मूव करने लगेगी अंडर ग्रेविटी, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल क्रीप। और हमें पता कैसे चलता है कि सॉइल क्रीप है, अगर यहाँ सपोज हमने कोई पोल्स लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगा रखे हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पोल टिल्ट हो जाएंगे। अभी ये ऐसे हैं, फिर अभी ये ऐसे हैं, सपोज ये ऐसे हैं, फिर ये ऐसे हो जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली जो सॉइल है यही खिसक गई नीचे, ठीक है। सॉलिफ्लक्शन क्या होता है, ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में होता है, जनरली टुंड्रा, टाइगा, जो परमानेंटली फ्रोजन रीजन होते हैं, वहाँ क्या होता है, समर्स में वाटर मेल्ट कर जाता है, तो सॉइल में काफ़ी ज़्यादा वाटर हो गया, ठीक है। अब वो जैसा कि हमने अभी देखा सॉइल सैचुरेटेड विथ वाटर वो पूरी मूव करती है, ऐसा ही टुंड्रा और टाइगर रीजन में होता है समर्स में। जब वहाँ आइस मेल्ट कर जाती है तो सॉइल सैचुरेट हो जाती है पानी से और वो नीचे मूव करती है, काफ़ी लार्ज स्केल होती है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम तो नहीं, एक इसमें एक पिक्यूलैरिटी ये भी है कि वो सॉइल वाटर वो आइस तो मेल्ट हुई, तो कुछ आइस जो मेल्ट हुई वो उसने सॉइल को सैचुरेट कर दिया। अब ये सॉइल मूव कर रही है, दूसरा इसके नीचे परमानेंटली फ्रोजन आइस है, तो वो जो सब सॉइल है जो इसके नीचे वो एक तरह से
उस जो वाटर यहाँ मेल्ट हुआ था उसको परकुलेट करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि नीचे आइस है और इनफैक्ट इससे फ्रिक्शन भी कम होगा, तो इजीली ये नीचे मूव करती है क्योंकि इसके नीचे सबसॉइल में जो है वो फ्रोजन है। ठीक है, तो व्हेन फ्रोजन सबसॉइल एक्ट्स एज अ बैरियर टू पर्कुलेशन ऑफ वाटर। फिर है मड फ्लो, ये तो नॉर्मल है। लहर कहाँ होता है? वॉल्केनिक एरियाज में। ये मड फ्लो तो जनरल, जब जो फाइन सेडिमेंट्स होंगे, मड जो है वो पूरा के पूरे, सपोज बारिश आई और वो मड पूरी की पूरी नीचे गिर रही है तो वो मड फ्लो कहेंगे। ऐसे ही लैंडस्लाइड में क्या होता है? उसमें रॉक्स गिरते हैं, जनरली रॉक या डेब्री गिरता है सॉलिड। वो इसमें मड और फ्लो और लैंडस्लाइड में यही डिफरेंस है, यहाँ मड गिरती है, यहाँ जनरली रॉक्स गिरते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, आप गूगल पर अगर इमेजेस देखें लहर, सॉइल क्रीप, सॉलिफिकेशन, मड फ्लो, लैंडस्लाइड, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें मैंने डायग्राम नहीं डाला है, तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार इसका डायग्राम ज़रूर देख लीजिएगा। सिर्फ गूगल इमेजेस पे डालिएगा मास मूवमेंट। ठीक है, यूनेस्को इन इट्स रिपोर्ट नेचर एंड रिसोर्सेज रिवील दैट सॉइल इरोजन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज इन अर्बन एरियाज इज 20,000 to 40,000 टाइम्स मोर देन इन वर्जिन एरियाज। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉइल इरोजन होता है, अगर अर्बन एरियाज में हम पहले डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फिर उसमें हम सॉइल इरोजन इतना ज़्यादा एक्सेंचुएट कर देते हैं, इट इज़ 20 to 40,000 टाइम्स मोर देन इन वर्जिन एरियाज। वर्जिन एरियाज मतलब कि जो अनटच्ड एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ वेजिटेशन अभी भी इंटैक्ट है। तो ये हमने देखा सॉइल इरोजन का मैकेनिज्म विंड, वाटर और वेव्स के थ्रू। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। थैंक यू। ऑलरेडी हम लेक्चर्स में सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन पास्ट के लेक्चर्स में देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स क्यों ज़रूरी है? टू प्रोटेक्ट आवर कल्चरल फार्म्स एंड कल्टिवेटेड फार्म्स एंड एक्सपैंड अवेलेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल फर्टिलिटी इंश्योर करनी होगी, प्लस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना होगा। तो उसके लिए हम सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सरफेस फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स। अगर रेन ड्रॉप्स से हम सरफेस को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर पाएंगे। इंक्रीज इन रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन, अगर हम रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर दें, सरफेस रन ऑफ कम कर दें, तो भी सॉइल इरोजन भी कम होगा, प्लस वाटर नीचे पर्कुलेट करेगा तो ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ सरफेस रन ऑफ, तो वॉल्यूम प्लस जो सरफेस रन ऑफ की वेलोसिटी है ये कम हो जाए क्योंकि इससे सॉइल इरोजन कम होगा। एंड एनहांसमेंट इन सॉइल रेजिस्टेंस टू इरोजन, सॉइल का खुद का रेजिस्टेंस बढ़ाएं ताकि वो इरोड होने से इरोड नहीं हो। ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इस तरह से मॉडिफाई करें कि सॉइल खुद से ही रेजिस्ट करे इरोजन के रिस्पेक्ट में, सॉइल खुद ही रेजिस्टेंट बन जाए। तो क्या क्या मेजर्स होते हैं सॉइल कंजर्वेशन के? एक होते हैं मैकेनिकल मेजर्स, एक होते हैं एग्रोनॉमिकल मेजर्स, एक होते हैं बायोलॉजिकल मेजर्स। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में इस लेक्चर में देखने वाले हैं। मैकेनिकल मेजर्स में हम देखेंगे कॉन्टोर बंडिंग, गली प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग, कॉन्टोर प्लोइंग, एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, जीरो टिलेज, टाइड रेजिंग, क्रिस क्रॉस प्लोइंग, रिक्लेमेशन, ये सारे मैकेनिकल मेजर्स हैं। एग्रोनॉमिकल में हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। देखिए ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब होता है इनको हम देखेंगे। क्रॉप सिलेक्शन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, इंटर क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायोलॉजिकल में हम देखेंगे स्टबल एंड पेबल मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है ये हम देखेंगे डिटेल में। एफॉरेस्टेशन, कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आपको याद होगा जब हम सॉइल इरोजन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक तरीका है या एक रीज़न है जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग भी एक रीज़न है, डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न है। तो ये एक तरह से अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे तो हम ये बायोलॉजिकल मेजर्स हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ब्रॉडली मैकेनिकल, एग्रोनॉमिकल एंड बायोलॉजिकल मेजर्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल मेजर्स। तो मैकेनिकल मेजर्स में अगर हम देखें तो एक है प्लोइंग, होइंग,
कल्टीवेशन एटसेट्रा, ये सारे जो है ये मैकेनिकल टेक्निक्स हैं। ये जो है ये सारा रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन को एनहांस करता है एंड ये वेलोसिटी जो है सरफेस रन ऑफ की उसको कम करता है। इससे ओवरलैंड फ्लो या हम सरफेस रन ऑफ जिसे बोलते हैं वो कम होता है। तो प्लोइंग्स अगर हम देखें, देखिए होता क्या है, जो वीड्स हैं वो दब जाती हैं, वो बरी हो जाती हैं, फ्रेश न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सरफेस पर आते हैं, क्योंकि सॉइल जो है नीचे की सॉइल ऊपर आती है। टर्न द अपर लेयर ऑफ सॉइल, ये पूरी मतलब ऊपर की सॉइल नीचे जाती है और नीचे की सॉइल ऊपर आती है, तो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, सॉइल में जो इन्फिल्ट्रेशन है, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन वो अच्छा होता है, वेलोसिटी सरफेस रन ऑफ की कम होती है। तो ये एक तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्टूर फार्मिंग। इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कल्टीवेशन ट्रांसफर्स टू द स्लोप ग्रेडियंट। देखिए ये इस तरह से ऐसे, ये अगर आप देखें इस तरह से, आप ये इमेज देखिए, ये बेटर इमेज है। ये सपोज एक ये पूरा हिल है, इस पर कल्टीवेशन ऐसा हो रहा है और देखिए स्लोप इस तरह से, और इसके ट्रांसफर्स जो है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम ये ऐसे कॉन्टूर्स बना रहे हैं इस तरह से, ताकि जो पानी है वो एक तरह से ये सरफेस रन ऑफ जो है इसमें कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कल्टीवेशन ट्रांसफर्स टू द स्लोप ग्रेडियंट करते हैं, स्लोप ग्रेडियंट कैसा है, ऐसे है, और हम कैसे कर रहे हैं, फार्मिंग कैसे कर रहे हैं, हम कॉन्टूर कैसे बना रहे हैं, हम ऐसे बना रहे हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द स्लोप। ठीक है, स्लोप ऐसे, हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट न्यूमरस फरोज गेट फॉर्म। तो आप देखिए ये कॉन्टूर्स जैसे बंद बनाया हमने, अब ये गड्ढे बन गए हैं, डिप्रेशन बन गए, इसमें क्या होगा, पानी रुक जाएगा। अब क्या है, पानी अगर ऊपर से आएगा तो पानी इसमें रुकेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इसमें रुकेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इसमें रुकेगा। तो इससे क्या, हमने सरफेस रन ऑफ को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये जो फरोज या डिप्रेशन है, एक्ट एज अ डिप्रेशन एंड डज नॉट अलाउ वाटर टू मूव फ्रीली। तो इससे जो पानी है वो सीधे नहीं जाएगा। अब देखिए अगर ये नहीं होता और हम प्लांटेशन, यहाँ हम कुछ भी उगाते, एग्रीकल्चर या प्लांटेशन कुछ भी उगाते हैं, तो क्या होता, पानी सीधे नीचे जाता अगर यहाँ कुछ भी कॉन्टूर नहीं होता। अब क्या, हमने इस तरह से ये डिप्रेशंस बना लिए हैं, अभी बीच बीच में डिप्रेशन बना लिए, तो पानी इसमें जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर इसमें जाएगा, रुकेगा पानी, तो उससे वेलोसिटी हमने कम कर दी। तो जब भी हम परपेंडिकुलर टू स्लोप ऐसे डिप्रेशंस बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि सरफेस फ्लो जो है वो कम हो जाए, धीरे हो जाए। तो इट एक्ट एज अ चेक डैम। चेक डैम क्या होता है, एक तरह से जब पानी फ्लो कर रहा होता है, तो आपने अगर सपोज उस पानी को रोकने के लिए आपने एक डैम बना दिया, सपोज यहाँ पानी आ रहा है, आपने यहाँ एक चेक डैम बना दिया। ठीक है, यहाँ तो ये क्या होगा, ये पानी रुक जाएगा, या फिर पानी अगर जाएगा तो इसके ऊपर से धीरे धीरे करके जाएगा, तो उससे वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं चेक डैम। तो चेक डैम का मतलब ही यही होता है, डैम को हम बनाते क्यों है, पानी को बहाव को रेगुलेट करने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ ये जो है, ये जो डिप्रेशंस बनाए हैं, ये एक तरह से चेक डैम की तरह काम कर रहे हैं और ये पानी को होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, जब पानी इसमें ठहरेगा, जब इन डिप्रेशन में, तो पानी नीचे पर्कुलेट करेगा, तो इससे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, सरफेस रन ऑफ कम होगा और इट विल डिक्रीज द सॉइल इरोजन। तो ये हो गया कॉन्टूर। हमने जो ये कॉन्टूर फार्मिंग देखा है। ठीक है, ट्रांसवर्स टू स्लोप हम फार्मिंग करते हैं। टाइड रिजिंग में क्या होता है, कल्टिवेबल लैंड इज प्लोड ट्रांसवर्स टू द स्लोप while ridges are made parallel to the slope. So the agriculture field is segregated by many smaller basins which check overland flow and allow rain water to infiltrate. अब देखिए हो क्या रहा है, दो चीजें हो रही है इसमें। जो लैंड है उसको तो ट्रांसफर टू द स्लोप, स्लोप ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ सारी हम खेती कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ ये तो हमने कॉन्टूर्स बना दिए, जो हमने अभी देखा था, हमने ये स्मॉल डिप्रेशंस बना दिए, प्लस हमने साथ ही साथ इस तरह की रिजेस भी इधर भी बनाई है, ये पैरेलल टू द स्लोप भी बनाई है और ट्रांसवर्स टू द स्लोप भी बनाई है। तो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ क्या होगा, ये छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे, इधर ही पूरे छोटे छोटे गड्ढे बन गए इस तरह से, तो ये बेसन बन गए। अब यहाँ पानी इकट्ठा रहेगा, तो वापस ये जब पानी इकट्ठा रहेगा तो क्या होगा, वही इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, पानी रुकेगा, सरफेस रन ऑफ कम होगा, सॉइल इरोड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पानी रुक रहा है, पानी एकदम से बह नहीं रहा है। पानी अगर एकदम से बहेगा, तेजी से बहेगा, तो वो टॉप सॉइल को लेते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टाइड रिजिंग। टेरेस फार्मिंग, इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कैसे था, ये पूरी स्लोप ये थी, अब इसमें पानी आता तो ये पूरा का पूरा टॉप सॉइल को लेके जाता, बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम टेरेस की हमने इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लेवल फ्लोर्ड बेंचेस, ये हमने लेवल फ्लोर्ड बेंचेस बना दी ऑन जनरल स्लोप। ये स्लोप था, इसको काट के हमने इसको इस तरह से बना दिया।
बॉर्डर्ड बाय अर्दन एम्बैंकमेंट, इसके एंड में हमने एम्बैंकमेंट बना दी इस तरह से। ये एम्बैंकमेंट आपको दिख रहा है, ये क्या है कि पानी आएगा तो पानी यहाँ रुकेगा, पानी ऐसा नहीं है कि सीधे नीचे गिर जाएगा, पानी रुकेगा, तो एम्बैंकमेंट्स बना दिया इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट वाटर फ्लो डाउन द स्लोप। तो यहाँ एम्बैंकमेंट बनाने का क्या मतलब हुआ कि पानी जो है वो डाउन द स्लोप धीरे धीरे ऐसे करके जाएगा, ये रुकेगा यहाँ, ठीक है। तो एक तरह से हम सब में कर क्या रहे हैं, हम पानी के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। जीरो टिलेज, इफ एक्सेसिव फ्लोइंग ऑफ सॉइल इज कंडक्टेड इन अ फील्ड, सॉइल बिकम्स मोर फ्रजाइल एंड एट द स्लाइटेस्ट फोर्स अप्लाइड पार्टिकल्स आर डिटैच्ड। तो अगर हम फ्लोइंग कर रहे हैं, देखिए फ्लोइंग करना ठीक है, मगर अगर हम एक्सेसिव फ्लोइंग कर रहे हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स बहुत लूज हो जाते हैं, अलग अलग बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, और हल्की सी हवा भी चली या पानी बारिश हुई तो वो पूरे टॉप सॉइल इरोड हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हम इन जीरो टिलेज हम जो टिलिंग कर रहे हैं उसको विथ एवरी क्रॉप हम कम करेंगे, डिग्री ऑफ फ्लोइंग इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड विथ एवरी क्रॉप। तो हम इसमें क्या है, फ्लोइंग को एक्चुअली कम कर रहे हैं, हम एक्सेसिव फ्लोइंग को प्रिवेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव फ्लोइंग से क्या होगा, सॉइल डिटैच हो जाती है, ठीक है। कॉन्टोर बंडिंग, देखिए कॉन्टोर फार्मिंग करा था जिसमें हमने ऐसे ट्रांसफर टू द स्लोप ये कॉन्टोर्स बनाए थे, डिप्रेशंस बनाए थे, ठीक है, जहां पानी ठहर रहा था। कॉन्टोर बंडिंग में क्या करा है, बस ये बंड बना दिए इस तरह से। एट द एंड ऑफ ईच लेवल फ्लोट स्मॉल अर्दन एम्बैंकमेंट्स मेड विच ऑब्स्ट्रक्ट डाउनवर्ड फ्लो ऑफ सॉइल। इट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग में क्या था, टेरेस फार्मिंग में ये था, और इसी में अगर हमने बंड भी बना दिए तो उसको हम बोल देते हैं कॉन्टोर बंडिंग। ये इस तरह से बंड्स बना दिए। तो टेरेस फार्मिंग अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ ये चीज है, इसका मतलब सिर्फ ये लेवल फ्लोर बेंचेस हैं, इसमें बंड्स बना दिए तो हम उसको कॉन्टोर बंडिंग बोल दिया, ठीक है। क्रिस क्रॉस फ्लोइंग में क्या होता है, इन एरियाज वेयर रिवर वैलीज आर देयर दिस मेथड इज फॉलो। जहाँ रिवर वैलीज होती है जनरली, जहाँ स्विफ्ट रिवर्स हैं, छोटे छोटे रिवर्स हैं, और या फिर वो रिवर्स हैं जो अपना कोर्स बहुत जल्दी चेंज करती है, ठीक है, और काफी एरिया को इरोड करती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस फ्लोइंग करते हैं, क्रिस क्रॉस हम फार्मिंग करते हैं। किस तरह से, ये और ये इधर भी फार्मिंग हो रही है, इधर भी फार्मिंग हो रही है, ये लाइन से बना रखी है, पूरी फार्मिंग हो रखी है, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स एंड डिफरेंट डायगनल, इसमें यहाँ कोई और क्रॉप हो रहा है, यहाँ कोई और क्रॉप हो रहा है, और ये अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमेशा रूट्स जो है वो सॉइल को बाइंड करके रखेंगे, कभी भी ये लैंड जो है बैरन नहीं रहेगी। तो उससे क्या होगा कि अगर रिवर अपना कोर्स शिफ्ट भी कर रही है तो भी ये जो रूट्स हैं उसको सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। तो ये एट टाइम्स वहां करते हैं जहां रिवर्स अपना कोर्स बहुत जल्दी शिफ्ट करती है। फिर एक हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ गली इरोजन। गली इरोजन को कैसे कर सकते हैं, देखिए गली इरोजन हमने देखा था, अब आप देख सकते हैं गली इरोजन को वो करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक सीरीज ऑफ चेक डैम्स बनाते हैं एंड ट्रैपिंग सिल्ट बिहाइंड सच डैम्स। तो देखिए सीरीज ऑफ चेक डैम, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गली इरोजन में हम स्लोप को कम करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा गली इरोजन क्या था, सपोज ये स्लोप है, यहाँ इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाते हैं, बहुत ही नैरो डीप प्रोजेक्शंस हो जाते हैं, तो वो गली बन जाती है, और गली फिर काफ़ी बहुत बड़े एरिया पे हो जाती है, तो उसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। अब ये होती कब है, गली इरोजन होता कहाँ है, स्लोप्स इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्लोप होना ज़रूरी है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम इसको कंट्रोल करना है तो हम स्लोप को कम करेंगे। कैसे, हमने यहाँ अलग अलग एम्बैंकमेंट बना दिए, ठीक है, यह चेक डैम्स बना दिए। एक तरह से चेक डैम मतलब ये पानी के बहाव को चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ से पानी आएगा, ये सॉइल आ रही है तो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, सॉइल इधर इकट्ठी होगी, इधर इकट्ठी होगी, यहाँ पूरे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये स्लोप जो ये थी वो एक्चुअली ये स्लोप धीरे 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 ये स्लोप ये हो गई है। तो ये स्लोप स्टीप स्लोप थी और ये स्लोप जेंटल स्लोप है, तो एक तरह से स्लोप को हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चेक डैम्स बनाए हैं, these steps would slow down the velocity of water flow in the gully as the channel gradient will be reduced by increased sedimentation। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोनों चीजें हो रही हैं। दोनों चीजें कैसे हो रही हैं, एक तो हमने दो चीज करी है। देखिए मैं एक बार वापस यहाँ बना देती हूँ। ऊपर हमने क्या करा, आयरन फिल्ड स्टोन फिल्ड आयरन नेट, मतलब एक आयरन नेट लिया, उसमें काफी सारे पत्थर भर दिए जिससे कि जो यहाँ की सॉइल है वो नीचे नहीं जाए, यहाँ की सॉइल इरोड नहीं हो। अब क्या करा हमने, यहाँ सीरीज ऑफ चेक डैम्स बना दिए,
ठीक है। जो पानी आएगा वो थोड़ा थोड़ा यहाँ से सॉइल लेके जाएगा और यहाँ सेडिमेंट इकट्ठे करेगा, यहाँ इकट्ठे करेगा। पानी का बहाव कम होगा क्योंकि पानी रुक रहा है इन चेक डैम्स के कारण, और ये जो स्लोप थी अभी एक्चुअली ये स्लोप जो है ये हो जाएगी। यहाँ धीरे धीरे सेडिमेंट इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। तो आपने क्या किया कि आपने स्लोप को भी कम कर दिया, आपने चेक डैम्स के थ्रू पानी का बहाव भी रोक दिया, और ऊपर ये जो आयरन, ये जो स्टोन फिल्ड आयरन नेट जो रखा है, इससे नीचे सॉइल भी नहीं जाएगी, सॉइल इरोड नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं प्लगिंग, गली प्लगिंग। गली प्लगिंग मतलब गली को हमने प्लग कर लिया। कैसे? एक तो हमने स्टोन फिल्ड आयरन नेट्स लगा दिए, जहाँ से इरोजन हो रहा था वहाँ इसको प्लग कर लिया, और दूसरा हमने चेक डैम्स लगा दिए। ठीक है। अदर स्टेप्स इंक्लूड, इसके अलावा हम प्लांटिंग ग्रासेस एंड बुशेस टू स्टेबलाइज द वॉल्स एंड हेड्स। हम जैसे ये डिप्रेशन है, ये यहाँ अगर गली इरोजन हो रहा है तो ऊपर हम ग्रासेस और बुशेस लगाते हैं, जैसे कि रूट्स जो हैं, ग्रासेस और बुशेस की रूट्स जो हैं वो सॉइल को बाइंड कर लेंगे। तो स्टोन फिल्ड आयरन नेट की जगह हम वेजिटेशन भी कर सकते हैं वहाँ। एक और तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का, वो है बेसिन लिस्टिंग। इसमें क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे बेसिन्स बना रहे हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे एक तरह से हम इन शॉर्ट बस ये कर रहे हैं कि वाटर का फ्लो जो है स्लोप्स में वो कम हो जाए। चाहे आप बेसिन बना लीजिए, चाहे कॉन्टोर बना लीजिए, चाहे चेक डैम्स बना लीजिए, बस वो अलग अलग तरीके हैं। तो सारे तरीके मैंने एक बार यहाँ लिस्ट कर दिए हैं। फिर एक तरीका है स्लोप मैनेजमेंट। अब अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट स्लोप को मैनेज कर लो। कैसे? अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है, अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है, सपोज 1.1 से 1.7 के बीच में, ये इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ फार्मिंग प्रैक्टिस कर सकते हो आप। प्लांट टेरेस फार्मिंग ये सब कर सकते हो। अगर स्लोप और ज़्यादा है तो आप पास्चर्स वहाँ ग्रेजिंग वगैरह के लिए यूज़ करो। अगर और भी ज़्यादा है तो वहाँ आप इनको काट के यह टेरेस फार्मिंग कर दो। ठीक है। और भी ज़्यादा है तो आप कुछ मत करो, वहाँ से वेजिटेशन, फॉरेस्ट्री, नेचुरल वेजिटेशन होने दो। ठीक है। तो अगर कम स्लोप है तो फार्मिंग, उससे ज़्यादा पास्चर्स, उससे ज़्यादा तो उसको काट के टेरेसिंग कर दो, और उससे ज़्यादा है तो फॉरेस्ट्री। तो ये है कि ये स्लोप को मैनेज करने का तरीका है। एक है रिक्लेमेशन। अगर सॉइल सलाइन है तो उसको रिक्लेम कैसे कर सकते हैं? उसमें आप जिप्सम ऐड कर दीजिए, वाटर लॉगिंग उसमें, क्योंकि देखिए सॉइल में सॉल्ट्स अगर ज़्यादा है तो आप क्या करो, पानी वहाँ लेके आओ जिससे कि सॉल्ट डिजॉल्व हो जाए। ठीक है। डिजॉल्व सॉल्ट्स को ड्रेन आउट कर सकते हैं। राइस कल्टीवेट कर सकते हैं हम, अगर बहुत ज़्यादा मतलब हम उस तरह के सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो एक तरह से हम जो सलाइन सॉल्ट है उसमें या तो जिप्सम ऐड कर सकते हैं, या वहाँ पानी एक्सेसिव पानी लेके आ सकते हैं जिससे सॉल्ट डिजॉल्व हो जाए। उस एक्सेसिव पानी में हम राइस भी उगा सकते हैं, सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगा सकते हैं। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको रिक्लेम कर सकते हैं, उसमें लाइम और बेसिस ऐड कर सकते हैं। वहाँ का जो ड्रेनेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि वाटर लॉगिंग जो है वो वाटर लॉगिंग नहीं हो। ठीक है। तो एक तरह से तरीके हैं कि सॉइल जिस तरह से ख़राब हुई है उसको अलग अलग तरीके से सॉइल ख़राब हो सकती है, सॉइल इरोजन हो सकता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है। फिर उसको हम अकॉर्डिंगली उसमें सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रोनॉमिकल मेजर्स। एग्रोनॉमिकल मेजर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि एक आप प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स करो। वो सॉइल जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ वाटर रेजिस्टेंट या ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स यूज़ करो। वो सॉइल जो सॉल्टी है, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है, वहाँ आप सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स यूज़ करो। इन जनरल प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ बिल्कुल ड्राई लैंड है वहाँ आप राइस उगा रहे हो। ठीक है। फिर अर्ली सोइंग ऑफ क्रॉप्स। अर्ली सोइंग ऑफ क्रॉप्स इसलिए ताकि फील्ड खाली नहीं रहे। अब फील्ड खाली रहेगी तो विंड आई या रेनफॉल हुई तो फिर सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो अर्ली सोइंग ऑफ क्रॉप्स सो दैट फील्ड इज नॉट लेफ्ट ओपन एंड सैपलिंग्स विल प्रोटेक्ट द सर्फेस फ्रॉम फॉलन ड्रॉप्स ऑफ रेन एंड एलिमिनेट चांस ऑफ इरोजन। ठीक है। क्योंकि कुछ भी अगर फील्ड पर रहेगा, सैपलिंग्स हो, सीड्स हो, तो वो डायरेक्ट रेनफॉल सॉइल पर नहीं आएगी, और डायरेक्ट रेनफॉल नहीं आएगी तो स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन ये नहीं होगा। फिर इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग। इसका मतलब ये है कि साइमल्टेनियस कल्टीवेशन करो डिफरेंट क्रॉप्स का, ग्राम भी, राइस भी। बिकॉज जब साइमल्टेनियसली कल्टीवेट करते हैं, कुछ क्रॉप्स पहले हार्वेस्ट हो जाते हैं, कुछ क्रॉप्स लेट हार्वेस्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है पूरे टाइम फील्ड कवर्ड रहती है। ठीक है। तो वो फिर वापस आपने जो रेन है वो डायरेक्टली सॉइल पर नहीं गिरेगी।
ठीक है। इंटरक्रॉपिंग आप ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन अ डेफिनेट पैटर्न इन रोज, इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। देखिए दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। एक होता है इंटरक्रॉपिंग, एक होता है मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग आपने अलग अलग, जैसे यहाँ मेज़ है, फिर यहाँ सोयाबीन उगाया, फिर यहाँ ओट उगाया, फिर यहाँ मेज़ उगाया, फिर सोयाबीन ओट, ऐसे अलग अलग रोज में एक डेफिनेट पैटर्न, फिर मेज़ सोयाबीन फिर ओट, फिर मेज़ सोयाबीन फिर ओट, फिर मेज़ सोयाबीन फिर ओट, ये इंटरक्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, आपने 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप साइमल्टेनियसली आप इंटरमिंगल वे में आप एक ही लैंड पर उगा रहे हो। इसमें कोई रो अरेंजमेंट नहीं होता है, जैसे बी सी यहाँ उगा लिया, तो ये इसी पीस ऑफ लैंड में रैंडमली आपने 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स उगा रहे हो। इंटरक्रॉपिंग में आप प्रॉपर रो अरेंजमेंट में उगाते हो, प्रॉपर डेफिनेट पैटर्न में होता है वो, ठीक है। अब एक तरह से देखिए, जब भी इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग होती है, एक तो फार्मर्स के पास एक इंश्योरेंस होता है कि एक क्रॉप फेल हो गया तो एटलीस्ट दूसरा तो है, दूसरा सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाता है क्योंकि फील्ड कवर्ड ही रहती है, क्योंकि कुछ क्रॉप पहले हार्वेस्ट होंगे, कुछ क्रॉप बाद में हार्वेस्ट होंगे। बट ये ध्यान रखना होता है कि दोनों जो क्रॉप्स या 2-3 क्रॉप्स जो आप उगा रहे हो, ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हो, रादर वो कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। एक क्रॉप अगर लेग्यूमिनस क्रॉप है तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन सॉइल में बढ़ेगा, फिर दूसरे क्रॉप्स को बेनिफिशियल होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, वो कम्पीट नहीं करने चाहिए जो भी 2 क्रॉप्स आप उगा रहे हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्टबल मल्चिंग। अब स्टबल मल्चिंग क्या होता है, देखिए स्टबल क्या होता है, जब आपने जब आपके पूरे वो मैच्योर हो गए क्रॉप्स, फिर आप उसको हार्वेस्ट करते हो, आप कटाई करते हो, तो उसमें क्या है, आप जब काटते हो तो नीचे आप उसकी रूट स्टेम्स या लीव्स उनको छोड़ देते हो। छोड़ इसलिए देते हो ताकि वो एग्रीकल्चर फील्ड पर हार्वेस्टिंग के बाद अगर आप इन चीज़ों को छोड़ते हो तो सॉइल कवर्ड रहती है, ऐसा नहीं सॉइल एक्सपोज हो गई। तो ये इट प्रोवाइड्स कवर टू द फील्ड एंड प्रिवेंट्स विंड एंड वाटर इरोजन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, क्योंकि ये जो लीव्स रूट्स ये सब है, ये ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में बढ़ाएंगे, तो इससे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट भी होगा, और रूट्स जब तक वहीं रहेंगे तो वो सॉइल को बाइंड भी करेंगे। तो आप देखिए ऊपर का पेड़ जो था वो पूरा काट लिया है, सिर्फ उसकी वो नीचे का पार्ट स्टेम और थोड़ा सा स्टेम और रूट्स छोड़ दिए हैं, ये होता है स्टबल, ठीक है। तो इनको आप अगर फील्ड पर छोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं स्टबल मल्चिंग। ऐसे ही एक वर्ड होता है पेबल मल्चिंग। पेबल मल्चिंग में क्या करते हैं, स्टबल की जगह हम पत्थर डाल देते हैं। आप पत्थर सॉइल पर डाल दिए तो क्या होगा, तो भी सॉइल एक्सपोज नहीं होगी। इसकी जगह हमने अगर यहाँ पेबल्स डाल दिए तो भी क्या हुआ, जो सॉइल में मॉइस्चर था वो उड़ेगा नहीं, दूसरा रेनफॉल का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, विंड इरोजन नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है सॉइल कंजर्वेशन का। फिर उसके बाद प्रैक्टिसेस लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम नेचुरल, हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ ना करके ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें, लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगाएं, तो ये भी एक तरीके हैं सॉइल कंजर्वेशन के, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उतना ही उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ती है, तो उससे इन्फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होता है, सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ये डिफरेंस हमने समझ लिया। क्रॉप रोटेशन होता है कि आप एक सीज़न में ए क्रॉप उगाएं, दूसरे सीज़न में बी क्रॉप उगाएं, फिर तीसरे सीज़न में ए क्रॉप उगाएं, फिर बी क्रॉप उगाएं, तो एक तरह से आप क्रॉप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से रोटेट करते हैं कि एक सीज़न में सपोज लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगा लिए, जैसे नाइट्रोजन रिप्लेनिशमेंट हो गया, फिर दूसरे सीज़न में नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टिंग क्रॉप्स उगा लिए, फिर तीसरे सीज़न में वापस नाइट्रोजन मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगा लिए, ठीक है। तो इस तरह से उगाइए जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी या उसका जो NPK रेशियो है, नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम, ये वाला जो रेशियो है ये मेंटेन रहे, ठीक है। एडिक्वेट ह्यूमस भी रहे, ठीक है। फिर मैनुअली वीड्स कंट्रोल करना, डिजीजेस कंट्रोल करना, ये सारे तरीके हैं सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के। तो इसमें हम सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन के मेथड्स भी देख रहे हैं, प्लस सॉइल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने का भी मेथड देख रहे हैं कि सॉइल की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। फिर होता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स अगर आप सेम फील्ड पर उगाते हैं विथ प्लांटिंग ऑफ सेकेंड क्रॉप बिफोर फर्स्ट वन हैज़ बीन हार्वेस्टेड इज नोन एज रिले क्रॉपिंग। आप ये डायग्राम देखिए फर्स्ट प्लांट हमने सपोज इस टाइम पे उगाया, तो फर्स्ट क्रॉप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको इतना टाइम लगता है, इसको यहाँ उगाया और फिर हार्वेस्टिंग उसकी यहाँ होगी, बट सेकंड क्रॉप को हमने यहीं उगा दिया, मतलब फर्स्ट क्रॉप की कटाई से पहले ही हमने सेकंड क्रॉप को उगा दिया। अब हम जब, और इसका हार्वेस्ट का टाइम ये है, अब जब थर्ड क्रॉप होगा तो उसको हम इस टाइम पे ही सो कर देंगे, ताकि इसके हार्वेस्ट सेकेंड क्रॉप के हार्वेस्ट करने से पहले ही थर्ड क्रॉप उगा दे। क्यों? ताकि फील्ड कवर्ड रहे, वो बैरन नहीं रहे,
बैरन रहेगी तो फिर एक्सपोज हो जाएगी और फिर चांसेस बढ़ जाएंगे इरोजन के। फिर होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स, ये एक तरह से इंटरक्रॉपिंग का ही तरीका है। लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स में उगाते हैं, वहाँ रोज में होते हैं या स्ट्रिप्स में होता है, ऑलमोस्ट सेम ही है कि नैरो स्ट्रिप्स में उगाते हैं। कॉर्न उगाई, कॉर्न की स्ट्रिप है, फिर ओट की, फिर हे की। ये भी एक तरह से सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का तरीका है। फिर हम अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स इस तरह से यूज़ करें कि एडिक्वेट हो, एडिक्वेट मतलब ऐसा नहीं कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ यूरिया या एनपीके रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, बैलेंस रहना चाहिए। प्लस जो इन्फिल्ट्रेशन है, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो सॉइल क्या है, एग्रीगेट होती है और उससे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सॉइल की बढ़ती है। अगर जितना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा उतना कम सरफेस रन ऑफ होगा, ठीक है, और सरफेस रन ऑफ कम होगा तो सॉइल इरोजन कम होगा। तो ये भी एक तरीका है कि हम एडिक्वेट और बैलेंस्ड वे में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। और एक है ट्रैश फार्मिंग। ट्रैश फार्मिंग एक तरह से स्टबल मल्चिंग की तरह ही है। स्टबल मल्चिंग में क्या करते हैं, हम नीचे का पार्ट है, स्टेम और जो रूट्स हैं वो छोड़ देते हैं। ट्रैश फार्मिंग में क्या करते हैं, हम जो क्रॉप्स हैं उनको चॉप करके जो रेसिड्यू बचता है वो फील्ड पर एक तरह से स्प्रेड कर देते हैं। वो चॉप्ड क्रॉप्स जो है उसको फील्ड पर स्प्रेड कर देंगे तो अगेन फील्ड कवर रहेगी, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा। ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी पोरोसिटी और परमिएबिलिटी है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये स्टबल मल्चिंग की तरह ही है, बस उसमें क्या है, हम वो जो क्रॉप्स हमने उगाए थे उन्हीं को ही छोड़ देते हैं, ठीक है, उन्हीं को छोड़ देते हैं। इन द सेंस उनका जो रिमेनिंग लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको वहीं छोड़ देते हैं। यहाँ क्या है, क्रॉप को चॉप करके उसके रेसिड्यू को हम स्प्रेड कर देते हैं फील्ड पे, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। इसमें एक तो है एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। एक तरह से एफॉरेस्टेशन क्या होता है, हमने कहीं भी नई जगह, नई लैंड पर हमने फॉरेस्ट उगाया। रीफॉरेस्टेशन, उस लैंड पर फॉरेस्ट था, फिर उसका डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर वहीं वापस हमने रीफॉरेस्टेशन करा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये हम आगे देखेंगे, बट ब्रीफ में मैं आपको बता सकती हूँ। सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एक तरह से तरीके हैं फॉरेस्ट्री के। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड पर ही साइड में अगर आप फॉरेस्ट वाले ट्रीज उगा रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, जैसे कि आप कम्युनिटी लैंड पर फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, पंचायत की लैंड पर फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, कोई वेल है उसके आसपास फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, या फिर जनरली जो कम्युनिटी लैंड्स होती है उन पर आप फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, आप कम्युनिटी पार्क्स बना रहे हैं, या आप जो ट्रीज हैं, जो ट्रीज हैं उनको कम्युनिटी लैंड पर उगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। कंट्रोल ओवरग्रेजिंग, ये हम देख ही चुके हैं कि ओवरग्रेजिंग कंट्रोल करनी है, क्योंकि ओवरग्रेजिंग एक रीज़न है सॉइल इरोजन का। प्रिवेंटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये भी हम देख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक जस्ट ये डायग्राम है। ये क्या करते हैं, ये इन प्लांट्स को जलाते हैं, फिर उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप देख सकते हैं, प्लांट्स आर फेल्ड बिफोर रेनी सीजन। फिर उसके बाद इनके जो ये जो बायोमास है इसको जलाते हैं, फिर उसके बाद उस पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको ये लैंड को छोड़ देते हैं। आफ्टर हार्वेस्ट फील्ड इज अबैंडन बट द सॉइल हैज़ लॉस्ट द प्लांट कवर फॉर एवर। तो अब ये पूरी सॉइल जो एक्सपोज हो गई और पूरा का पूरा ये सॉइल इरोजन के लिए एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से सॉइल, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जस्ट वो डायग्रामेटिक फॉर्म में बता रखा था। फिर है विंड इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, विंड इरोजन को प्रिवेंट करने का एक तरीका ये होता है कि आप शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन लगा दें। शेल्टर बेल्ट मतलब सपोज विंड्स इस तरह से फ्लो कर रही है, स्ट्रॉन्ग विंड्स इधर से आ रही है, तो आप यहाँ पूरी प्लांटेशन लगा दें, वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट या ट्रीज आप यहाँ लगा दें, जिससे कि विंड जो है वो विंड की स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ स्ट्रॉन्ग विंड्स है या माइल्ड विंड्स है, विंड की स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। तो ये जो शेल्टर बेल्ट है ये हम मतलब विंड की स्पीड को कम करने के लिए लगाते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन कम हो जाता है। इसी तरह से सैंड ड्यून्स को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, जूट नेट लगा सकते हैं। सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट्री, मतलब पेड़ लगा दें, ठीक है। तो हम सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं। जूट के जो नेट्स होते हैं उनको लगा देते हैं, जिससे कि सैंड ड्यून्स जो है, देखिए सैंड ड्यून्स माइग्रेट करते हैं,
ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे विंड के साथ। तो इसके अगर हम जूट नेट से इनको पूरा स्टेबलाइज कर दें ताकि ये आगे बढ़ ही नहीं पाए, तो क्या होगा, ये सैंड ड्यून्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये वाला एरिया जहाँ सपोज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है तो ये सैंड ड्यून्स इधर नहीं आ पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन यूजिंग जूट नेट, या फिर यहाँ पेड़ उगा दिए, ठीक है, सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब पेड़ उगा दिए। यहाँ शेल्टर बेल्ट भी वही है कि आपने पेड़ उगा दिए, एक तरह से एक बेल्ट बना दी पेड़ों की, जिससे कि वो जो विंड्स हैं वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हमने ये विंड इरोजन देखा, ये विंड इरोजन इन द सेंस कि विंड के थ्रू जो सॉइल इरोजन हो रहा है। फिर मरीन इरोजन अगर हम देखें तो बात सब में वही है कि हम पेड़ उगा रहे हैं। प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव ट्रैक्स, इसमें क्या कर रहे हैं, मैंग्रोव बेल्ट को लगा दिया जिससे कि वेव इरोजन प्रोटेक्ट हो जाए, क्योंकि देखिए जब ये यहाँ से वेव्स आएंगी तो ये सॉइल को लेते हुए चले जाती हैं। अब ये सॉइल को लेते हुए जाएंगी, इससे बेटर ये है कि हम यहाँ वापस प्लांटेशन या एक तरह से मैंग्रोव्स की बेल्ट लगा दें, जिससे कि मैंग्रोव्स की रूट्स जो हैं वो सॉइल को बाइंड करेगी और वो सॉइल इरोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने सारे तरीके देखे हैं सॉइल कंजर्वेशन के, ठीक है, एग्रोनॉमिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एटसेट्रा। अब बस लास्ट में ये छोटा सा ये चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि एफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन कैसे रिड्यूस हो सकता है। काफ़ी रीजंस है इसके। एक तो वेजिटेशन जो है वो इंटरसेप्ट करेगी रेनफॉल को, तो वेजिटेशन की जो हमने पहले ही पढ़ा था कि कैनोपी जो है वो डायरेक्टली क्या होगा, रेनफॉल सीधे सॉइल पर नहीं पड़ेगी, तो धीरे धीरे करके ऐसे इन्फिल्ट्रेट होगा पानी, तो इससे क्या है, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे ही रेनफॉल इस पर प्लांट पर पड़ती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, पानी की स्पीड कम हो जाएगी, और वो रेन वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट करेगा, वो सीधे एकदम से बहेगा नहीं, ठीक है। प्लांट स्टेम एक्ट्स एज ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ सरफेस रन ऑफ, ये जो वेलोसिटी सरफेस रन ऑफ की कम हो जाएगी। रूट्स ऑफ प्लांट जो है ये बाइंड करके रखती है सॉइल को, तो उससे भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। फिर सॉइल की स्ट्रेंथ, सॉइल की पोरोसिटी, सॉइल का जो इन जनरल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, रूट्स अगर उसमें होंगे या स्टबल मल्चिंग के थ्रू आप सॉइल में रूट्स हैं तो उससे सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, सॉइल कॉम्पैक्ट रहती है। सॉइल इज इंसुलेटेड फ्रॉम हाई एंड लो टेम्परेचर, सो क्रैक्स आर नॉट डेवलप्ड। ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि वेजिटेशन किस तरह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। वेजिटेशन स्लोज डाउन विंड स्पीड को भी प्रिवेंट कर रही है, इसीलिए तो हम शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन लगा रहे थे। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं और सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये हमने मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और एग्रोनॉमिकल मेजर्स देखे हैं, जो स्टार्टिंग में हमने 3 क्लासिफिकेशन पॉसिबल होते हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें तो उसमें हम पढ़ेंगे वेजिटेशन, क्लाइमेट पढ़ेंगे, टोपोग्राफी पढ़ेंगे, लिथोलॉजी, सॉइल फैक्टर्स को देखेंगे एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो मैन इंड्यूस्ड फैक्टर्स होते हैं, किस तरह से ये फैक्टर सॉइल इरोजन को एक्सेलरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइमेट। अब क्लाइमेट में आता है रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, और क्लाइमेट इनडायरेक्टली वेजिटेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो हम एक बार देखते हैं क्लाइमेट कैसे सॉइल इरोजन को एक्सेलरेट कर सकता है, और फिर हम वेजिटेशन को सेपरेटली भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है नेचर एंड रेट ऑफ सॉइल इरोजन, किस तरह का सॉइल इरोजन होगा। अब वो सॉइल इरोजन स्प्लैश इरोजन भी हो सकता है, वो रिल इरोजन भी हो सकता है, वो गली इरोजन भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा टेम्परेचर है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हो सकता है विंड बहुत ज़्यादा वहाँ प्रोमिनेंट एजेंट हो, जैसे कि अगर हम डेजर्ट वाले एरिया में देखें तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ जनरली सैंडी एरिया होता है, तो वहाँ विंड एक पोटेंशियल एजेंट होती है जो सॉइल इरोजन करती है। तो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, अब अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो हो सकता है ग्लेशियर सॉइल इरोजन करे, स्नो के थ्रू, फिर जो ग्लेशियर जो बनता है वो सॉइल इरोजन उसके थ्रू हो। तो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर वो नेचर किस तरह का सॉइल इरोजन होगा और किस रेट से होगा वो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। ऑल्टरनेट अगर वेट और ड्राई कंडीशंस होंगी तो उसमें क्या होगा, एक बार हाइड्रेशन होगा फिर डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि जब वेट कंडीशन होगी तो सॉइल गीली होगी, ड्राई कंडीशन होगी तो सॉइल डिहाइड्रेट होगी, और इससे क्या होगा कि इससे जो सॉइल है उसमें हाइड्रेशन, फिर डिहाइड्रेशन, फिर हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, दिस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन क्रैक्स। तो हाइड्रेशन होगा तो सॉइल फूलेगी इन द सेंस कि उसमें पानी आएगा, डिहाइड्रेशन होगा तो सॉइल में से पानी निकलेगा, तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे कि क्रैक्स
आ जाएंगे सॉइल में, विच इफ फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग नेक्स्ट रेन कैन कॉज रिमूवल ऑफ सॉइल। अब इन क्रैक्स में अगर पूरा पानी आ जाएगा, सॉइल जो है पूरी पानी से सैचुरेट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी की पूरी टॉप सॉइल ऐसे रिमूव हो सकती है। तो ये एक हमने देखा कि टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा कि किस तरह का सॉइल इरोजन होगा। जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ अगर आप देखें कि अगर जहाँ गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ विंड एक तरह से एजेंट ऑफ इरोजन करेगी। जहाँ जहाँ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है वहाँ ग्लेशियल इरोजन हो सकता है। जहाँ ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन है वहाँ इस तरह से हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के कारण भी सॉइल इरोजन हो सकता है। तो और प्लस क्लाइमेट जो है वो टेम्परेचर की ही बात नहीं है, इसमें रेनफॉल की भी बात है, और रेनफॉल डायरेक्टली वहाँ की वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। रेनफॉल जो है किस तरह की रेनफॉल होगी, अगर हल्की सी सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजल हो रही है, तो उसमें इतना सॉइल इरोजन के चांसेस नहीं होंगे। मगर अगर एकदम से बहुत तेज़ बारिश हुई है तो डेफिनेटली पूरी की पूरी टॉप सॉइल रिमूव हो सकती है। और रेनफॉल और टेम्परेचर ये भी डिटरमाइन करेंगे कि वहाँ वेजिटेशन कैसी होगी, और वेजिटेशन डिटरमाइन करती है कि सॉइल इरोजन होगा या नहीं होगा। वो कैसे होता है वो हम आगे सॉइल जब वेजिटेशन देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो इसमें फ्लो वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस रन ऑफ इंक्रीज इन स्टीप ग्रेडियंट। अब आप देखिए सपोज एक प्लेन एरिया है और एक बिल्कुल स्टीप एरिया है। इस वाले स्टीप एरिया में ज़्यादा सरफेस रन ऑफ जो है, जो पानी जो पूरा सरफेस पर बहेगा उसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। उसमें जो उसकी वेलोसिटी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ स्टीप ग्रेडियंट है और यहाँ प्लेन एरिया है तो यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो जहाँ ज़्यादा होगी इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन यहाँ एक्सेलरेट होगा। तो स्टीपनेस प्लस लेंथ ऑफ स्लोप, कितनी ज़्यादा लंबी स्लोप है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्लोप प्लस स्टीप, कितनी स्टीप है, वो जेंटल स्लोप है और स्टीप है और स्टीप है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कितनी स्टीप है और कितनी लंबी स्लोप है, तो वो डायरेक्टली सॉइल इरोजन को अफेक्ट करेगी। फिर हम देखते हैं लिथोलॉजिकल फैक्टर। लिथोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा कि रॉक टाइप। अब देखिए हमने देखा था कि जब सॉइल बनती है तो सॉइल कैसे बनती है, सबसे बेसिक प्रोसेस जो होता है वो होता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, इन सिटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। रॉक वहीं का वहीं, वो कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा, उधर ही रॉक अगर टूट जाए, उसमें क्रैक्स हो जाए, फिर टूट जाए और फिर अल्टीमेटली वेदरिंग के बाद जो एजेंट ऑफ इरोजन है उसको वो इरोड करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर वो सॉइल जो है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहाँ से बन रही है सॉइल, सॉइल बन रही है रॉक से। तो जिस तरह के रॉक होंगे वो डिटरमाइन करेगी कि सॉइल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, और वो डिटरमाइन करेगा कि सॉइल इरोजन होगा या नहीं होगा। अगर सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट है तो सॉइल इरोजन होने के चांसेस कम है, मगर अगर सॉइल सैंडी है, बहुत लूज सॉइल है, तो सॉइल इरोजन फटाफट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल फैक्टर्स। अब सॉइल फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं क्योंकि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसकी कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिटैचेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है सॉइल पार्टिकल्स का, डेप्थ एंड मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की, ये सारे फैक्टर्स हैं कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है इरोड होने की, ठीक है। अगर सॉइल पार्टिकल्स बहुत लूज होंगे, इजीली ट्रांसपोर्टेबल होंगे, डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स है तो वो फटाफट इरोड हो जाएंगे। मगर अगर सॉइल कॉम्पैक्ट होगी, अगर सॉइल जो है उनमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स में स्ट्रांग होगा तो वो इतनी जल्दी इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेजिटेशन। देखिए वेजिटेशन किस तरह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। पहले तो अगर हम देखें कैनोपी जो होती है ट्री की कैनोपी क्या होती है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी जो होती है ऑफ ट्री प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब देखिए नीचे यहाँ इसकी रूट्स हैं, ये पूरा सॉइल है, ठीक है, ये पूरी टॉप सॉइल है, ऊपर वाली आप देख सकते हैं। अब क्या है, ये जो कैनोपी है, ये ट्री की कैनोपी जो है ये प्रोटेक्ट कर रही है सॉइल को फ्रॉम डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्योंकि अगर बारिश होगी तो पानी पहले पेड़ों की पत्तियों पर आएगा और फिर वो धीरे धीरे करके या तो स्टेम से या फिर ऐसे धीरे धीरे करके नीचे गिरेगा, वो डायरेक्टली सरफेस पर नहीं गिर रहा है। तो इससे क्या होगा, ये सॉइल जो है प्रोटेक्ट हो जाएगी फ्रॉम डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इट विल प्रिवेंट स्प्लैश इरोजन। ये क्या है, स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, आप वापस देख सकते हैं। देखिए ये स्प्लैश इरोजन है, ये शीट इरोजन है, ये हमने देखा था, ये गली इरोजन है। इनफैक्ट आप इसमें भी देख सकते हैं, एकदम से तेज बारिश हो रही है तो यहाँ एकदम से स्प्लैश इरोजन होगा, फिर ये पूरी की पूरी शीट रिमूव हो रही है, फिर ये छोटे छोटे फिंगर लाइक डीप प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, नैरो प्रोजेक्शन हो रहा है, उनको हम रिल्स बोलते हैं, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रिल्स को हम गली बोलते हैं, और इस पूरे टोपोग्राफी को हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो आप देख सकते हैं इसमें भी
एकदम से प्रेसिपिटेशन अगर डायरेक्टली सॉइल पर नहीं रेनफॉल होती है तो उससे स्प्लैश इरोजन नहीं होगा। डायरेक्टली रेनफॉल होगी तो स्प्लैश इरोजन होता है। वाटर ड्रॉप्स अलाउड टू कम डाउन थ्रू लीफ, ब्रांच एंड स्टेम। देखिए ये जो वाटर है, यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो वाटर है ये धीरे धीरे स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू, इसके थ्रू धीरे धीरे नीचे गिरेगा और फिर वो पर्कुलेट होगा ग्राउंड में। ग्राउंड में पर्कुलेट होगा, आप देख सकते हैं नीचे जाएगा तो इससे क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा, रिड्यूसेस ओवर लैंड फ्लो। तो सरफेस रन ऑफ जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे एक एक बूंद बूंद गिर रही है और वो बूंद बूंद गिरेगी तो वो नीचे इन्फिल्ट्रेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो पूरा का पूरा ऐसे सरफेस रन ऑफ नहीं होगा। इससे वेलोसिटी जो है, इसकी सरफेस रन ऑफ की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। और जब वेलोसिटी कम होगी तो धीरे धीरे पानी नीचे भी जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। कैनोपी प्रोटेक्ट ग्राउंड सरफेस फ्रॉम विंड। अब ये जो कैनोपी है, ये जो पूरी ऊपर जो आपको कैनोपी दिख रही है, ये विंड से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि विंड जो है, स्पीड विंड की धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो विंड से भी इरोजन का, सॉइल इरोजन जो है वो कम होगा। रूट्स जो है, इसकी जो रूट्स होंगी वो सॉइल को बाइंड करे हुए रखी है तो इतनी जल्दी टॉप सॉइल रिमूव नहीं होगी। कैनोपी प्रोटेक्ट्स ग्राउंड फ्रॉम कंटिन्यूस वेटिंग एंड ड्राइंग। तो ये जो कैनोपी है ये इस ग्राउंड को वेटिंग, कंटिन्यूस वेटिंग, फिर ड्राइंग, फिर वेटिंग, फिर ड्राइंग, इससे भी कंटिन्यूस बचाएगा, क्योंकि एकदम से बारिश नहीं हो रही है। और अगर कैनोपी नहीं होती तो फिर फटाफट सूखा हो जाता, बट कैनोपी है तो इतनी जल्दी सूखा नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा, क्योंकि पानी धीरे धीरे रिस करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्रैक्स भी नहीं डेवलप होंगे, और क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे तो वो सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फैक्टर्स हैं। वेजिटेशन जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज करेगा, ओवरलैंड फ्लो को रिड्यूस करेगा, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस करेगा सरफेस रन ऑफ की, ये विंड की स्पीड को कम करेगा, विंड के थ्रू इरोजन को रोकेगा, सॉइल को बाइंड करती है रूट्स, और कैनोपी जो है ये वेटिंग और ड्राइंग ऑफ सॉइल को भी प्रिवेंट करेगी। अब हम देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। अब देखिए ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है उनके कारण, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के कारण सॉइल इरोजन हो सकता है, सॉइल लॉस भी हो सकता है, सॉइल इरोजन भी हो सकता है। एक एक करके हम देखते हैं। एक तो लैंड यूज चेंज। आप वहाँ पूरा फॉरेस्ट था, आपने फॉरेस्ट को हटा दिया, फॉरेस्ट को हटाते ही क्या हुआ, वेजिटेशन खत्म, सॉइल इरोजन। एकदम से अगर कोई बारिश होती है तो टॉप सॉइल पूरी की पूरी रिमूव हो सकती है। आप लैंड यूज चेंज, जैसे कि फॉरेस्ट की जगह आपने पूरा वो एग्रीकल्चर लैंड बना दिया, या वहाँ आपने इंडस्ट्री सेटअप कर दी, या फिर वहाँ पूरा अर्बन एरिया सेटअप कर दिया, या माइंस। ये एक मेन रीज़न है फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करने का, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, रेल, रोड एटसेट्रा। तो इन रीजंस के कारण, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ सॉइल इरोजन हम एक्सेलरेट कर देते हैं। एक रीज़न ये भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आपको पता होगा इसको हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में जनरली वहाँ क्या लोग करते हैं कि सपोज़ यहाँ पेड़ हुए हैं, इनको जलाएंगे, फिर यहाँ ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, जो लैंड होगी, फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के बाद वो दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ के पेड़ जलाएंगे, फिर वहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वो एक तरह से लैंड टू लैंड शिफ्ट करते रहते हैं। अब वो जब शिफ्ट करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी डेंस फॉरेस्ट हैं, तो वो पूरे के पूरे उस वाले एरिया से वेजिटेशन को क्लियर कर देते हैं, जला देते हैं, और फिर उस ऐश से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये जो है ये बहुत ही अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है। इससे डिफॉरेस्टेशन होता है और फिर टॉप सॉइल इरोड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फार्म प्रैक्टिस अगर हम देखें कि अगर हम इंटेंस एप्लीकेशन ऑफ व्हील ट्रैफिक करें, जैसे कि ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इनके कारण भी, क्योंकि ऊपर की सॉइल बहुत लूज हो जाती है फिर, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन नेचर ऑफ फार्मिंग, फॉर एग्जांपल शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप कल्टीवेशन टू ऑर्चर्ड फार्मिंग। अगर आप फार्मिंग प्रैक्टिसेस में चेंजेस ला रहे हैं, इस तरह से चेंजेस ला रहे हैं जो वहाँ की कंडीशंस के सूटेबल नहीं है, जो वहाँ की एग्रीकल्चर या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के सूटेबल नहीं है, तो भी सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्लस आप इस तरह की मशीन्स को यूज़ करते हैं तो सॉइल लूज होती है, और सॉइल लूज होगी तो उसके टॉप सॉइल के रिमूव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके बाद अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि क्वेरिंग और जो माइनिंग होती है स्लोप्स पर, माउंटेन स्लोप्स पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनाल्स, इन सब के कारण वो पूरी की पूरी टॉप सॉइल रिमूव होती है, या फिर उससे सॉइल इरोजन एक्सेलरेट हो जाता है। हैवी यूज़ ऑफ मशीनरी कॉजेज कोहेजन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल सर्फेस। अब देखिए क्या होता है यहाँ, अगर आप बहुत हैवी मशीनरी यूज़ कर रहे हो तो वो जो सॉइल है वो बिल्कुल दब जाएगी, वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगी। अब जब वो कॉम्पैक्ट हो गई तो क्या होगा, जब बारिश होगी तो सॉइल
से सॉइल जो है वो पानी को अलाउ नहीं करेगी इन्फिल्ट्रेट होने के लिए, क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है, बिल्कुल ऐसी कॉम्पैक्ट हो गई है। तो क्या होगा कि वो जो पानी है वो पूरा की पूरा सरफेस रन ऑफ में जाएगा, और सरफेस रन ऑफ में जाने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी एक तरह से सरफेस पर बह रहा है, नीचे फ्लो नहीं कर रहा है। और दूसरा क्या होगा, जो भी आसपास की सॉइल होगी वो पूरी सरफेस रन ऑफ के साथ बहती चली जाएगी। तो इससे भी हैवी यूज़ ऑफ मशीनरी से भी प्रॉब्लम होती है सॉइल इरोजन की। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, शीप्स एंड गोट्स, ये भी एक रीज़न है सॉइल इरोजन का, क्योंकि कैटल और शीप, गोट्स ये सब जो है ओवर ग्रेजिंग करती है, तो जो ग्रास है, ग्रास को रूट्स के साथ ये खा लेती हैं, और फिर वो सॉइल जो है वो पूरी बैरन हो गई, या फिर एक तरह से वेजिटेशन वहाँ से हट गई। वेजिटेशन हट गई तो फिर वही कि डायरेक्ट स्प्लैश इरोजन भी हो सकता है, शीट इरोजन भी हो सकता है। तो इन जनरल सॉइल इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन हम देख ही चुके हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ इरोजन एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्प्लैश इरोजन है, ये शीट इरोजन है, ये एग्जैक्टली यही डायग्राम है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ये डायग्राम, यहाँ स्प्लैश इरोजन हो रहा है, ये देखिए यहाँ शीट इरोजन हो रहा है, ये रेनफॉल हुई, ये पूरा की पूरा ये ओरिजिनल सॉइल का लेवल था, अब ये पूरी की पूरी टॉप सॉइल रिमूव हो रही है। ये लेवल आफ्टर इरोजन है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये गली इरोजन है, ये पूरी की पूरी नैरोस, ये जो चैनल्स बनते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको बोलते हैं, वो गली होते हैं। ये स्लिप इरोजन है, यहाँ पूरा का पूरा सपोज ये ब्लॉक है, ये पूरा स्लिप हो गया नीचे की तरफ, ये पूरा स्लिप इरोडेड हो गया। ये स्ट्रीम बैंक इरोजन है, सपोज ये नॉर्मल कोर्स में है और एक स्ट्रीम है, और ड्यूरिंग फ्लड के टाइम ये स्ट्रीम है, तो जो ये स्ट्रीम का बैंक है, आप देखिए इधर ये फ्लड के टाइम में देखिए ये पूरा इरोड हो जाएगा, ये पानी इधर आएगा और यहाँ की मिट्टी को इरोड करके नीचे ले गया, इस तरह से। सी शोर इरोजन, सी शोर पर भी यही हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशंस में है, और अगर फ्लड वाली कंडीशन है तो ये क्या होगा, ये पानी इधर आएगा, आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ का जो ये पूरा कोस्ट है, यहाँ से जो सॉइल होगी उसको इरोड करेगा, और ये पूरा यहाँ का आप देख सकते हैं पूरा सॉइल इरोजन हो गया। आप देख सकते हैं ये लेवल इतना है, यहाँ ये लेवल पूरा ये कम हो गया है क्योंकि यहाँ की टॉप सॉइल रिमूव हो गई है। तो ये अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है। गली इरोजन है, ये स्लिप इरोजन है, ये स्ट्रीम बैंक इरोजन है जो हमने देखा है, ये सी शोर इरोजन है, ठीक है। तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन। लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन को समझा था। अब एक लास्ट लेक्चर बचा है, वो है सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।